मेरा साथी एजेंट मुझे अहमदाबाद के रेड लाइट एरिया में ले आया था। मैंने सोचा कि ये मुझे कहाँ ले आया है, मगर वो एक जिम्मेदार कोहना मश्क एजेंट था। उसका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था इसका मुझे कतई इल्म नहीं था। बहरहाल उस वक्त मुझे किसी जाए पनाह की अशद जरूरत थी, क्योंकि शहर में मेरी तलाश में जगह जगह पुलिस और फौज के सिपाही घूम रहे होंगे। एक दुबला सा खशखशी बालों वाला उधेड़ उम्र गुजराती सामने वाले कोठे की अकबी सीढ़ियां उतर कर गली में आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें चढ़ी हुई थी और पान की सुर्खी होंठों से बाहर तक फैली हुई थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और लपक कर बोला, भाई जी ने धक्के देकर निकाल दिया है। कोई बात नहीं, मैं ताड़ी पीने जा रहा हूँ, अभी आकर उसकी खबर लेता हूँ। उसे हिचकी लगी थी। वो झूमता झामता गली में से गुजर गया। मुझे अपने एजेंट की सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। मेरे पास आकर उसने कहा, ऊपर आ जाओ। मैं ड्योढ़ी से गुजरकर नीम रोशन सीढ़ियों के पास पहुंचा तो एजेंट ने मुड़कर आहिस्ता से कहा, ये अपनी ही औरत है, वो तुम्हें कुछ दिन यहाँ छुपाए रखेगी, उसके बाद सोचेंगे कि तुम्हें सिधा के पास कैसे पहुंचाया जाए। हम ऊपर एक नीम रोशन छोटे से कोठरी नुमा कमरे में आ गए। यहाँ एक पलंग, एक जालीदार अलमारी, ट्रंक और पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। मैंने एक छोटे कद की सांवली भारी जिस्म वाली साड़ी पोश औरत को देखा, जिसके बालों में बहुत ज्यादा खिजाब लगा था। उसने गले में सोने का हार पहना हुआ था, कलाइयों में भी सोने के मोटे कड़े थे। वो पलंग पर पांव नीचे किए बैठी थी। लगता था कि वो अभी अभी दूसरे कमरे से यहाँ आई है। अपने एजेंट ने मेरी तरफ देखने की भी जरूरत महसूस न की और दरवाजे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। लक्ष्मी बाई शायद नायिका थी, उसकी शक्ल ही बता रही थी। दूसरे कमरे से हारमोनियम की आवाज बुलंद हुई और कोई औरत था थई की गिनती करने लगी। उसकी दबी दबी आवाज आ रही थी। आवाज नौजवान लड़की की मालूम होती थी। लक्ष्मी बाई पलंग की पन्नी से उठी और दरवाजे की तरफ जाते हुए गुजराती में बोली, यहाँ तुम्हारा नाम शंभू होगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कोठरी के बाहर गुसलखाना है, तुम मुंह धोकर कालक साफ कर लो। वो मेरे करीब से गुजरी तो मुझे चंबेली के इत्र की बोझल खुशबू आई। वो चली गई। कोठरी से बाहर एक गुसलखाना था। मैंने साबुन से अच्छी तरह मुंह धोया, चेहरे और गर्दन पर लगी कालक को साफ किया और वापस कोठरी में आकर पलंग पर बैठ गया। सोचने लगा कि ये औरत हमारे नेटवर्क की औरत ही हो सकती है। इसके बारे में सिर्फ हमारा एजेंट दादा ही जानता था। ये उसके राब्तों की एक कड़ी थी, जिसका राज उसे मजबूरन मुझ पर खोलना पड़ा था, वरना एजेंट किसी दूसरे एजेंट को अपने फैलाए हुए जाल के बारे में कुछ नहीं बताते। लक्ष्मी बाई ने मुझे पहनने को धोती कुर्ता और रबर की एक चप्पल दी। सर पर बांधने के लिए जर्द रंग की एक पगड़ी भी दी। वो कोई बात किए बगैर चली गई। मैंने दूसरा लिबास पहन लिया। पगड़ी भी गुजरात के देहाती लड़कों की तरह बांधी। लक्ष्मी बाई ने मेरा पूरा हुलिया बदल डाला था। अब एक नजर में मैं पहचाना नहीं जा सकता था। वो मुझे उस कोठरी से निकालकर उस मंजिल की एक शहनशीन में ले गई, जिसकी छत खड़े होने से मेरे सर को छू रही थी। यहाँ कोने में एक तख्त पर दरी बिछी थी। एक पुराना गांव तकिया लगा था। दीवार पर एक बहुत ही धीमा बल्ब जल रहा था। बंद शहनशीन में आम के अचार की बू फैली थी। मेरा उस जगह दम घुटने लगा था। लक्ष्मी बाई शहनशीन के दरवाजे में खड़ी थी। आहिस्ता से बोली, बाहर का गुस्ल खाना तुम देख चुके हो, बगैर जरूरत बाहर मत निकलना। तुम्हें दोनों वक्त का खाना मैं खुद आकर दे जाया करूंगी। बाहर निकलकर उसने शहनशीन का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज सुनाई थी, गोया मैं शहनशीन में बंद कर दिया गया था। अब मैंने जायजा लिया तो मालूम हुआ कि तख्त के ऊपर छत के पास एक छोटा सा चौकोर सुराख था, जिससे बाहर की ताजा हवा अंदर आ रही थी। ये सुराख यकीनन गली में खुलता था। इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे इसी किस्म की पनाहगाह की जरूरत थी, इसलिए कि बाहर मेरे लिए सिवाय मौत के और कुछ नहीं था। मैं न सिर्फ एक गैर मुल्की जासूस था, बल्कि कुछ देर पहले मैंने इंडियन फौज के 4 जवानों को स्टेन गन से भून डाला था। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था, लेकिन इस बंद शहनशीन की 3 दीवारें ईंटों की बनी हुई थी। एक दीवार जिसके साथ मेरा तख्त लगा था लकड़ी के बस्तों को जोड़कर बनाई गई थी। उस दीवार की दूसरी जानिब से हारमोनियम और नाच के बोल की धीमी आवाज बराबर आ रही थी। फिर ये आवाज बंद हो गई। अब किसी वक्त किसी औरत या मर्द के किसी को लाने की आवाज आ जाती। मैं गाँव तकिए पर सर रख कर लेट गया। कुछ देर के बाद आम के अचार की बू का मैं आदी हो गया था। रात को साथ वाले कमरे में से नाच गाने की आवाजें आना शुरू हो गईं और साथ ही तमाशबीनों के वाह वाह और आशिकाना दाद के गुजराती जुमले भी घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप में बुलंद हो रहे थे। मैंने लकड़ी की दीवार के एक बस्ते से कान लगा दिए। फिर कोई ऐसी झरी तलाश करने लगा जिसमें से मैं भी नाच देख सकूं। झरी तो न मिली, मगर टटोलने से लकड़ी का तख्ता एक जगह से खिसक गया। मैंने जरा जोर लगाया तो तख्ते का चौखटा एक तरफ थोड़ा सा हट गया। अब क्या देखता हूँ कि चांदनी बिछी है, गाँव तकिए लगे हैं, तमाशबीन बैठे झूम रहे हैं और 16 सिंगार किए एक लड़की रक्स करते हुए गाना गा रही है। नायिका लक्ष्मी बाई गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी तमाशबीनों के उछाले हुए नोट उठा उठा कर पानदान में डाले जा रही है।
लकड़ी की जिस दीवार में से मैं झांक रहा था वो थोड़े से सिमटे हुए पर्दे के अकब में थी और मैं किसी को नजर नहीं आ सकता था। एहतियात के तौर पर मैंने चौखटे को ज्यादा नहीं खिसकाया था और शहनशीन की बत्ती भी बुझा दी थी। रात गए तक ये महफिल रक्स सुरूर जारी रही। फिर मैं चौखटे को बंद करके सो गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। लक्ष्मी बाई सुबह दोपहर शाम खुद मेरे लिए चाय और खाना लेकर आती। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, हाँ या ना सिर्फ इशारों में कहती। मुझे वहाँ खुद साख्ता कैद में पड़े चौथी रात थी। कोठे की बैठक में हस्बे मामूल नाच गाना हो रहा था। मैं लकड़ी के बस्ते को एक तरफ जरा सा खिसकाए देख रहा था। आज कोई बड़ी मालदार आसामी आई हुई थी। ये एक मोटी तोंद वाला कोई अय्याश जागीरदार पटेल था। उसके खुशामती भी उसके आसपास बैठे बढ़ चढ़ कर दाद दे रहे थे। लक्ष्मी बाई उस मोटी तोंद वाले गुजराती जागीरदार की बेहद दिलजुई कर रही थी। बार बार उसे पान लगा कर देती और दोनों हाथों से बलाएं लेती। लड़की भी रक्स करते हुए आज कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी और पटेल नोट पर नोट लुटाए जा रहा था। नोटों की गड्डी उसने अपने पहलू में रखी हुई थी। इतने में दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। जागीरदार के माथे पर बल पड़ गया। लक्ष्मी बाई ने नापसंदीदगी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने नौकर नुमा गुंडे को इशारा किया। उसने दरवाजा खोलकर बड़ी धूस से कहा, कौन है बे? जानते नहीं पटेल साहब आए हुए हैं। आज आम लोगों के लिए गाना नहीं होगा। दरवाजा धड़ाक से खोलकर एक ऊंचा लंबा गठी हुई गर्दन वाला आदमी अंदर आ गया। उसके हाथ में 303 की राइफल थी। सर पर काली पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि एक एक पोल उसकी ठोड़ी को लिपटता हुआ कानों के ऊपर पगड़ी तक चला गया था। मुझे ये शक्ल शनासा महसूस हुई। गाना रुक गया। लक्ष्मी बाई ने कहा, आज आम गाना बंद है भाई, तुम कल आना। नौवारिद 303 की राइफल अपनी गोद में रखकर मोटे जागीरदार पटेल के बिल्कुल सामने बैठ गया और अक्खड़ लहजे में बोला, भाई अगर पटेल के पास माल है तो हमारे पास भी माल है, हम भी गाना सुनेंगे। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने उस अजनबी को पहचान लिया था। ये सिद्धा डाकू का नायब खास भगवा डाकू था। ये यहाँ कैसे आ गया? ये एक संगदिल खूनी डाकू था। मुझे महसूस हुआ कि अगर लक्ष्मी बाई या उसके गुंडों ने कोई ऐसी वैसी बात की तो उनकी खैर नहीं। भगवा डाकू का एक हाथ राइफल पर था और दूसरे हाथ से उसने वॉस्कट की जेब में से नोटों की बड़ी गड्डी निकाल कर सामने रख दी। बाई गाना शुरू करो। भगवा डाकू की सुर्ख खूनी आंखों से वहां लोग कुछ खौफ नजर आ रहे थे, मगर मोटे पटेल को शायद अपने हवारियों पर कुछ ज्यादा ही मान था। उसने लक्ष्मी बाई की तरफ देखकर कहा, लक्ष्मी बाई, हमने तुम्हें रुपए इसलिए दिए थे कि हम अकेले गाना सुनेंगे। हम मवालियों के साथ गाना सुनने के आदी नहीं हैं। भगवान ने 303 की राइफल सीधी कर ली। लक्ष्मी बाई ने हाथ बांध दिए और बोली, राणा जी मुझे माफ कर दें, बाई आपको भी गाना सुनाएगी। लड़की तो पहले ही सहमी हुई थी। लक्ष्मी बाई का इशारा पाकर उसने रक्स शुरू ही किया था कि मालदार पटेल ने उसे रोक दिया और भगवा डाकू की तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए बोला, लक्ष्मी बाई हम लुच्चे लफंगों के साथ गाना नहीं सुनेंगे। मोटे पटेल की मौत आ गई थी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। भगवा डाकू सीधा डाकू का पाला था। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करे ये कभी हो नहीं सकता था। भगवा डाकू के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ देखा न ताओ 303 उठाई और धाएं से फायर कर दिया। गोली सीधे मोटे पटेल की छाती में जाकर लगी और दिल को चीर कर पार हो गई। वहां कोहराम मच गया। एक सेकंड में बिसात उलट चुकी थी। भगवा डाकू खड़ा हो गया और बाहर भागने का रास्ता देखने लगा। मैंने लकड़ी के बस्ते को एक तरफ धकेल कर उसे आवाज दी, भगवा यहाँ आ जाओ, मैं रघु हूँ। भगवा डाकू ने अपनी लाल लाल आंखें मेरी तरफ उठाई। मैं लकड़ी की दीवार के चौखटे से बाहर निकला। पहले तो भगवा डाकू ने मुझे बिल्कुल न पहचाना और राइफल मुझ पर तान ली। जब मैंने हाथ उठाकर कहा, भगवा मैं सिद्धा का पति रघु हूँ, फिर उसने मुझे पहचान लिया और जल्दी से राइफल कांधे पर डालकर मेरी तरफ बढ़ा। बोला, ठाकुर रघु, यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता है? पटेल की लाश ने सफेद चांदनी को सुर्ख कर दिया था। तबले हारमोनियम उल्टे पड़े थे और बाजार की जानिब से लोगों का शोर बुलंद हो रहा था। मकान के दूसरे कमरों से भी घबराई हुई आवाजें आ रही थीं। लक्ष्मी बाई बार बार चिल्ला रही थी, खून हो गया, पुलिस को बुलाओ। भगवा डाकू ने सीढ़ियों का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि वहां से फरार होने का खुफिया रास्ता है भी कि नहीं। भगवा परेशान था। वो कभी खिड़की की तरफ जाता तो कभी मेरी तरफ आता। ठाकुर तुम पीछे हट जाओ। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई तो भगवा डाकू ने दरवाजा खोलकर ऊपर से धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सीढ़ियों से इंसानी चीख बुलंद हुई। भगवा डाकू ने सीढ़ियों में छलांग लगा दी और मैं लपक कर खिड़की में आ गया। चिक जरा सी उठाकर नीचे देखा। चौबारे के बाजार वाले दरवाजे के सामने एक जीप खड़ी थी। भगवा डाकू फायरिंग करता हुआ उछलकर जीप में सवार हुआ और जीप स्टार्ट करके पीछे को घुमाई और देखते ही देखते सुनसान बाजार में से गायब हो गया। भगवा डाकू के फरार हो जाने की मुझे खुशी हुई। अब मैं तेजी से अपनी शहनशीन की तरफ पलटा। पटेल की लाश उसी तरह एक तरफ को दोहरी होकर पड़ी थी। चांदनी पर फैला हुआ खून चांदनी ही में जज्ब हो गया था। मैं भागकर दीवार के चौखटे में घुस गया। शहनशीन में आते ही मैंने चौखटे
चौखटे को बराबर कर दिया, सिर्फ छोटी सी झर्री रहने दी जिसमें से मुझे कत्लगाह का मंजर साफ नजर आ रहा था, जहां थोड़ी देर पहले घुंघरुओं की झनकार, तबले की थाप और मधुर संगीत में मुजरे की ताने उड़ रही थी। अब वहां एक लाश पड़ी दरसे इबरत दे रही थी। इतने में खटाक खटाक सीढ़ियां चढ़कर पुलिस के 4 सिपाही ऊपर आ गए। लक्ष्मीबाई और उसके 3 मुलाजिम भी साथ थे। थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने लाश को अपने घेरे में ले लिया। लक्ष्मीबाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और नौकर थर थर कांप रहे थे। कमरा रोशनी से बकाए नूर बना हुआ था। थानेदार ने झुककर लाश के करीब चांदनी के फर्श को देखा। आधी चांदनी खून में डूबी हुई थी, बाकी सफेद थी। मैं चौखटे की झुर्री में से ये सब कुछ देख रहा था। थानेदार ने सफेद जगह पर खून आलूद पांव के निशान देखकर कहा, बाई, कातिल उस तरफ गया है। अब मुझे अपनी गलती बल्कि बेएहतियाती का एहसास हुआ। जब मैं बाजार वाली खिड़की से पलटकर अपनी शहनशीन वाली लकड़ी की दीवार की तरफ आया था तो अनजाने में मेरा एक पांव पटेल की लाश के खून पर पड़ गया था। ये निशान खाली सफेद चांदनी पर मेरे पांव के निशान बनाता दीवार तक आया था। मैंने बड़ी तेजी मगर बेहद एहतियात से चौखटे की दर्ज बंद कर दी। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज आई, इस दीवार के पीछे क्या है बाई? जरूर कोई कोठरी होगी, कहीं ये गली वाली दीवार तो नहीं है? लक्ष्मीबाई की आवाज आई, इधर तो काठ कबाड़ है राणा जी, कातिल तो बाजार से फरार हुआ है, सबने उसे देखा है। थानेदार बोला, लगता है इधर कोई उसका साथी छुपा हुआ है। ये पांव के खूनी निशान यहाँ तक आए हैं। उसने शायद अपने हाथ में पकड़े बेद से दीवार पर ठक ठक की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। थानेदार की आवाज आई, दीवार में तख्ते लगे हैं, इन्हें पीछे हटाओ। सिपाहियों ने दीवार के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी। वो कोई दम में शहनशीन में आने वाले थे। अब मैं भला वहां कैसे ठहर सकता था? मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर हाय रे किस्मत, लक्ष्मीबाई ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा रखा था। दरवाजा बड़ी मजबूत लकड़ी का बना था और मैं अगर उसे तोड़ने की कोशिश करता तो शोर सुनकर पुलिस उधर आ जाती। मैं अपने आप ही पुलिस की हिरासत में आ गया था। इसी दौरान पुलिस दीवार के एक 24 तख्ते को पीछे हटा चुकी थी। मुझे और तो कुछ न सूझा, जल्दी से तख्त के नीचे घुस गया। शहनशीन के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ी। लक्ष्मीबाई थानेदार से कह रही थी, राणा जी, इधर तो कुछ भी नहीं है, घर का पुराना सामान पड़ा है, कातिल को बाहर जाकर ढूंढें। थानेदार ने रोब से कहा, उसकी जीप के पीछे हमारे आदमी रवाना हो चुके हैं। हम कातिल के साथी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो जरूर इस शहनशीन में छुपा हुआ है। गंभीरिया, अंदर जाकर देखो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ में पिस्तौल है। उस वक्त मुझे अपने आप पर उस बेबस चूहे का गुमान हो रहा था जो पिंजरे में बंद हो और पिंजरे के दरवाजे में से घर के मालिक का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। एक सिपाही कूद कर शहनशीन में आ गया। उसने टॉर्च की रोशनी में स्विच तलाश करके बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। थानेदार की आवाज आई, तख्त के नीचे देखो। मेरा कोई एक्शन मेरे काम नहीं आ सकता था। सिपाही ने तख्त को उलट दिया। नीचे मैं था। थानेदार ने नारा लगाया, खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। बाकी सिपाही भी शहनशीन में कूद कर आ गए। उन्होंने मुझे फौरन हथकड़ी लगा दी। मुझे दीवार के चौखटे में से खींचकर लाश वाले कमरे में लाया गया। लक्ष्मीबाई और उसके मुलाजिम परे परे हट गए थे। थानेदार बड़ा खुश था। उसने लक्ष्मीबाई को देखकर फातिहाना अंदाज में कहा, बाई, पुलिस कातिलों का सुराग लगाना जानती है। ये एक कातिल का साथी है। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? लक्ष्मीबाई ने मुझे अजीब जूमानी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हें किसने कहा था कि दीवार का तख्ता हटाकर बाहर निकलो? पुलिस पहले ही मेरे पांव पर लगा खून का निशान देख चुकी थी। लक्ष्मीबाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं राणा जी, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे नहीं देखा। थानेदार ने दूसरा बड़ा अहम सवाल किया, क्या ये भी कातिल के साथ कोठे पर आया था? लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और बोली, मैंने इसे कातिल के साथ आते नहीं देखा। थानेदार ने हंसकर कहा, मगर ये कातिल के साथ ही आया था। तुमने इसे देखा नहीं तो क्या हुआ? तुम तो अपने रोज के धंधे में लगी हुई थी। थानेदार ने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे नीचे ले जाओ। मैं हथकड़ी पहने बाजार में आया तो वहाँ एक भीड़ लगी थी। बाजार की रोशनी में मुझे आता देखकर लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो भी मुझे कातिल का साथी समझ रहे थे। पुलिस की जीप सामने खड़ी थी। यहाँ भी 4 पुलिस के सिपाही बंदूक के लिए मौजूद थे। मुझे सख्त निगरानी में जीप में बिठाया गया। थोड़ी देर में थानेदार भी सिपाहियों के नीचे उतर आया। उसने एक सिपाही से कहा, वो वहीं ठहरे, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है। थानेदार और तमाम सिपाही जीप में सवार हो गए और जीप हुजूम को चीरती हुई इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मैं दिल ही दिल में भगवा डाकू को बुरा भला कह रहा था कि कमबख्त मुझे फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया। गलती मेरी भी थी। मुझे शहनशीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिधा के साथी को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा न गया। बहरहाल अब मसाइब का दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। बाजार हुस्न का कत्ल तो शायद मुझ पर साबित
साबित न हो सके, मगर साबरमती आश्रम में 4 फौजी जवानों के कत्ल के इल्जाम से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता था। शायद दूसरे ही रोज मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाए और फिर फांसी का फंदा मेरे सामने था। मैं यही कुछ सोच रहा था और जीप अहमदाबाद के गुंजान बाजारों से निकलकर एक निस्बतन खुली सड़क पर आ गई। यहाँ 2 रोया खंभों पर मरकरी रोशनियां जगमगा रही थीं। बाएं जानिब कुछ फासले पर एक मेहराबी गेट के ऊपर सुर्ख गुजराती हुरूफ रोशन थे, अल्टरिया पुलिस स्टेशन। इस इलाके का नाम अल्टरिया था और ये उस इलाके का पुलिस स्टेशन और मेरी मौत का सामान था। जीप में बैठे बैठे मैंने अपनी हथकड़ी का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। ये लोहे की काफी भारी हथकड़ी थी और मैं उसमें से 1000 कोशिश के बावजूद अपनी कलाइयां बाहर नहीं निकाल सकता था। थाने पहुंचकर मेरी तलाशी ली गई। पुलिस को मेरे कपड़ों में से सिवाय सिधा के सांप के मनके के और कुछ न मिला। मैंने थानेदार से गुजराती में दरखास्त की कि ये मेरी माताजी का दिया हुआ है, ये धर्मी मनका है, इसे मेरे पास ही रहने दें। मगर अक्खड़ थानेदार ने उसे कागज में लपेटकर मेज की दराज में रख दिया और मुझे गाली देकर कहा, अब बताओ कि तुम्हारा कातिल साथी कौन था और कहाँ गया है और तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है। मैं लक्ष्मी बाई को बीच से निकाल देना चाहता था क्योंकि इस तरह एजेंट के पकड़े जाने का भी खदशा था। मैंने कहा, राणा जी, मैं तो वैसे ही कोठे पर गाना सुनने आया था। जब वहाँ गोली चली तो भागकर शह नशीन में घुस गया। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। थानेदार ने उठकर मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद किए। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं मुसल्लाह पुलिस के नरगे में था, कुछ नहीं कर सकता था, बस सब्र के घूंट पीकर खामोश रहा। थानेदार ने मेरा पर्चा काटा और मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जहां अपना नाम फिरोज भाई लिखवाया था और बताया कि मैं बड़ौदा से मेहनत मजदूरी करने अहमदाबाद आया था कि बाजार हुस्न की तरफ निकल आया। थानेदार मुझे सुबह बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में पेश करना चाहता था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में मेरे सिवा दूसरा कोई हवालाती नहीं था और मैं कोने में बैठकर इस सोच में डूब गया कि यहाँ से फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात का हिस्सा ही था। अगले रोज मेरा पोल खुलने वाला था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उस वक्त थाने की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। थाने में थानेदार के अलावा 4 सिपाहियों की ड्यूटी थी। एक संतरी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर और दूसरा संतरी हवालात के बाहर बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। 4 सिपाही थाने के अंदर मौजूद थे। थानेदार कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रजिस्टर में जरूरी इंदराज कर रहा था। उसने टेलीफोन पर किसी बड़े अफसर को खबर दी थी कि कातिल की तलाश में पुलिस का दस्ता रवाना कर दिया गया है और उसका एक साथी हवालात में बंद है। जरूरी इंदराज से फारिग होकर थानेदार ने एक सिपाही को चाय लाने को कहा और खुद हवालात के सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बेद की छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए बोला, फिरोज भाई, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारा साथी कहाँ छुपा हुआ है तो मैं तुम्हें सरकार से कहकर माफी दिलवा दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं कातिल को नहीं जानता, मैं तो गलती से कोठे पर आ गया था। उसने गुस्से में मुझे एक बार फिर गाली दी। मैं अपने अंदर उठते हुए हिजान को दबाते हुए पेचोताप खा रहा था। मैं गाली का बदला नहीं दे सकता था। अगरचे मुझे हथकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन मैं हवालात की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बंद था। थानेदार चाय पीकर अपने साथ एक सिपाही लेकर थाने से निकल गया और मैंने यूं ही बाहर पहरा देने वाले संतरी से बातें करने की कोशिश की तो उसने मुझे झिड़क कर खामोश करवा दिया। उम्मीद की एक ही टिमटिमाती हुई किरण बाकी थी कि सुबह जब ये मुझे हेडक्वार्टर लेकर चलेंगे तो उस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर फरार होने की कोशिश की जाए। अगरचे ये काम बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, ताहम मुझे अपनी महारत और दलेरी पर भरोसा था। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला था। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे पुलिस की गोलियों से जख्मी हो जाऊं, मगर सुबह हवालात का दरवाजा खुलने पर फरार होने की तूफानी कोशिश करूंगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थाने के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात के 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फोन भी किया। बाहर अब गहरा सन्नाटा छा गया था। अहमदाबाद शहर का यह इलाका नींद की आगोश में जा चुका था। न थानेदार को और न मुझे ही अंदाजा था कि कुछ ही देर में एक ऐसा वाकया होने वाला है जिससे सारे इलाके की नींदें उड़ने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।